Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about how the Mughal Empire declined after the death of Aurangzeb. औरंगजेब की डेथ के बाद किस प्रकार मुगल शासन धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ने लगा और औरंगजेब के बाद शासक क्या कहलाते थे? लेटर मुगल्स, यानी मुगलों का वो शासन का वर्ग जो कि औरंगजेब के बाद शासन में आया, चाहे आलमगीर थे, चाहे शाह आलम थे, चाहे अहमद शाह थे, बहादुर शाह जफर थे, सारे क्या कहलाते? लेटर मुगल्स कहलाते थे। और इसमें हमने देखा था कि इनका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? एक तो औरंगजेब ने ही ड्राइड आउट ऑल द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज, जो संसाधन को खत्म कर दिया था बाय फाइटिंग वॉर इन डेक्कन में युद्ध लड़के। उसके बाद इन्होंने जिनको गवर्नर बनाया था दे बिकेम मोर पावरफुल, वो ज्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने जिस किसी को भी मनसबदार बनाया या वतन जागृति दे दी, उन्होंने भी इनका धीरे धीरे वो पावरफुल और इंडिपेंडेंट होते चले गए। उसमें कुछ एक इतने पावरफुल नोबल्स बने, जैसे कुछ एक ने तो दरबार के अंदर जो शासक थे जैसे शाह आलम या आलमगीर, उनकी डेथ कर उनको मार दिया गया। यहां तक कि अहमद शाह उसकी आंखें फोड़ दी गई। किसके द्वारा? नोबल्स के द्वारा, कंस्पिरेसी षड्यंत्र के द्वारा। तो ये सारे इतने मजबूत नोबल्स हो गए थे कि इन्होंने धीरे धीरे मुगल शासन से अपने आप को अलग कर लिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब धीरे धीरे नए राज्य बनने शुरू हो गए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने शुरू हो गए, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य बनना। अब नए राज्य जो बने वो तीन प्रकार के थे। हालांकि जैसे जैसे मुगलों के दरबार के अंदर नोबल्स थे या गवर्नर जिनको बनाया गया, मनसबदार जिनको बनाया गया, वतन जागृति जिनको दी गई थी, वो धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई, अपनी मिलिट्री की ताकत बढ़ाई, रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ज्यादा पावरफुल हो गए, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते चले गए। उन्हीं में से कुछ तीन प्रकार के जो महत्वपूर्ण राज्य रहे जो इस प्रकार अलग हुए, उनमें सबसे पहले थे वो स्टेट जो कि कभी ना कभी मुगल प्रोविंस रहे थे, मुगलों के प्रांत थे, और उनके अंदर उन्होंने कुछ गवर्नर बनाए थे अपने शासन के अंतर्गत, कुछ गवर्नर बनाए। उन गवर्नर्स ने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दे डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज, लेकिन उसके बावजूद मुगलों के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहे। उन्होंने स्वतंत्र शासन तो किया, लेकिन फिर भी मुगल अथॉरिटी को पूरी तरह चैलेंज नहीं किया। तो उसमें कौन कौन से थे? अवध, जहां की मुगल प्रोविंस के द्वारा गवर्नर बनाया गया था सादत खान को। उसके बाद बंगाल, जहां मुर्शीद कुली खान थे, और हैदराबाद जहां असफ जाह थे। अब ये तीनों ही बहुत मजबूत गवर्नर और मनसबदार रहे। अब इन्होंने देखो कितना था कि उस टाइम पर आपने देखा था मनसबदार का रैंक किसके आधार पर डिसाइड होता है कि उसके पास कितने घुड़सवार, कितने सैनिक हैं, यानी कितने घोड़ों की और सैनिकों की संख्या, उसके आधार पर उसका रैंक डिसाइड होता था। तो उस टाइम पर देखो मुर्शीद कुली खान और असफ जाह के पास लगभग 7000 सैनिक और घोड़े थे। सादत खान के पास लगभग ये संख्या 6000 की थी। तो इस प्रकार यानी रैंक इन दो का ज्यादा बड़ा था, मुर्शीद कुली खान और असफ जाह का। उसके बाद तीसरे नंबर पर थे सादत खान। ये मजबूत शासक, मजबूत गवर्नर और मनसबदार रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्होंने शासन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया उन इलाकों में। दूसरे वो शासक रहे जिनको की वतन जागृति दी गई थी। जैसे आप हमारे राजस्थान का एग्जाम्पल ले तो राजा जयसिंह। वतन जागीर होती क्या थी ये भी आपको पहले बताया गया। वतन जागीर कौन सी थी कि अगर किसी राजा को शासन के द्वारा, मुगल शासन के द्वारा हरा दिया गया, मुगल शासक के द्वारा हरा दिया गया था, तब उनको एक पार्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता था कि यू हैव टू टेक द रेवेन्यू फ्रॉम दैट पार्टिकुलर एरिया एंड इफ यू अडॉप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्पायर। अगर आप सुप्रीमेसी मान लेते हैं, सर्वोच्च मान लेते हैं मुगल शासन को, देन दीज एरियाज आर गिवन ऑन परमानेंट बेसिस और हेरिडेटरी। तो ये एरिया आपको परमानेंट दे दिए जाएंगे, यानी आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन यहां शासन कर सकती है। तो वतन जागीर कौन सी थी? वो इलाके जो किसी भी शासक को हराने के बाद वापस दे दिए जाते, उसके बाद उसको हेरिडेटरी कर दिया गया, जो शासक के आगे आने वाले जो वंशज है उसके ऊपर शासन कर सकते हैं, अगली जनरेशन के लोग भी वहां शासन कर सकते हैं। तो वो थी वतन जागीर। ऐसी वतन जागीर जिसमें राजपूत का आमेर या आपकी राजा जयसिंह थे। तो उसके अंदर राजपूत स्टेट थे। इस प्रकार की वतन जागीर दी गई, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तीसरे कौन से थे? वो जो कि लगातार संघर्ष कर रहे थे, which were struggling continuously to establish independent kingdoms, जो कि लगातार संघर्ष करते थे आजाद नए शासन और नई शासन व्यवस्था स्थापित करने के, नए राज्य बनाने के, जैसे मराठा, सिख, जाट। ये जो वर्ग थे ये लगातार संघर्ष कर रहे थे मुगलों के खिलाफ नया शासन स्थापित करने के लिए। अल्टीमेटली जैसे ही मुगल शासन के ऊपर प्रशासनिक तौर पर जो शासकों का नियंत्रण नहीं रहा, when
द इफेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइंड, जैसे जैसे मुगल शासन का प्रभाव एरिया पर कम हुआ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट और रूल्ड ए पार्टिकुलर एरिया, अपने एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंट तौर पर। तो ये था इमरजेंस ऑफ नए स्टेट, न्यू स्टेट्स के हमारे नए स्टेट्स बने कैसे, उसमें महत्वपूर्ण ज्यादातर वही लोग शासन में आए जिनको कि कभी ना कभी मुगल प्रोविंस के तहत, जिनको या तो गवर्नर बनाया गया, मनसबदार बनाया गया था, इनको जो वतन जागीर दे दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपनी पावरफुल आर्मी का निर्माण किया, उसके बाद रेवेन्यू जो सोर्सेस था उसको बढ़ाया और वहां नियंत्रण करने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, उसमें कुछ अगर एक दो को छोड़ दे तो लास्ट वर्ग ऐसा था जिसने कंटिन्यूअसली संघर्ष ही किया था नए शासन स्थापित करने के लिए, तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को, मुगल शासन कमजोर होती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये थे हमारे पास 3 प्रकार के महत्वपूर्ण स्टेट, जो कि पहले मुगल प्रोविंस रहे, वहां गवर्नर और जो मनसबदार थे उन्होंने शासन किया, उसके बाद वो प्रोविंस जिनको कि वतन जागीर के तौर पर दिया गया था, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, कुछ वो वर्ग जिन्होंने कंटिन्यू स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंसी के लिए और अल्टीमेटली दे गॉट इंडिपेंडेंस और अपने आप के नए स्टेट डिक्लेयर कर दिए गए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू आर इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।